यह वीडियो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम का डंका पिटवाने में सफलता प्राप्त की है। आज पूरा विश्व मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। लोग कहते हैं यदि मोदी हैं तो संभव है। ऐसे लोकप्रिय जुझारू माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपको 10 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, फिर राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए प्रशासनिक लाटसाबी प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था जो घोषित पॉलिसी के तहत भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उनके मनोबल को तोड़कर उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए बनाई गई व्यवस्था आजादी के 77 साल बाद भी हमारे ऊपर क्यों थोपी हुई है। अभी जो 3 नए कानून बनाए गए हैं, भारत न्याय संहिता सहित, इनमें कानूनों की आत्मा नहीं बदली है। इट इज जस्ट ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत फंडामेंटल राइट, जिसने किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, तो सेक्स, तो का डिस्क्रिमिनेशन पूर्णतया प्रतिबंधित होने के बावजूद लगभग 75 ऐसे कानून हैं जो फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में बनाए गए हैं। वर्शिप प्लेसेस एक्ट भी उनमें से एक कानून है, जिसे 1991 में माननीय एम नरसिम्हा राव जी की लूली लंगड़ी कॉलिशन सरकार के द्वारा इसे बनाया गया था। इसके सेक्शन 3 ने 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो भी स्थिति थी उसी को बनाए रखने का कानूनी आदेश प्रदान किया। राम जन्मभूमि को छोड़कर शेष सभी प्रतिवाद इसी सिद्धांत के आधार पर नस्तीबद्ध कर दिए गए हैं। सेक्शन 4 ने भारतवासियों से न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, भारत पर कई आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने कई बार हमला किया, भारत को लूटा खसोटा, भारतीयों की हत्याएं की, भारतीय महिलाओं को बेआबरू किया, धर्म परिवर्तन किया और हमारी महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा, जिसके शिला चिन्ह आज भी मौजूद है। लिहाजा जो भी गड़बड़ियां हुई हैं वो 15 अगस्त 1947 के पहले
हो चुकी थी। क्या ये कानून भारतीयों के मुंह पर एक चमाटा है, एक थप्पड़ है, जो कह रहा है कि हे भारतीयों, हे गुलामों, तुम जब गुलाम थे, जब तुम बलहीन थे, जब तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, उस समय आपके साथ जो जो गड़बड़ियां की गई, आपके धर्म स्थानों को तोड़ा गया, लूटा गया, उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई, तुम इन्हीं प्रतीकों के साथ भारत माता पर जो इन आताताइयों के द्वारा जख्म दिए गए, तुम इन्हीं जख्मों के साथ जी। क्या भारत का संविधान ऐसे किसी कानून की इजाजत देता है जहां पर भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया गया? माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने 44 संशोधनों के साथ वक्फ बोर्ड एक्ट को पेश किया है, जो अभी जेपीसी के विचाराधीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ बोर्ड एक्ट धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जब ये संविधान की व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित है, तो आपके द्वारा जब आपकी लोकसभा में मेजॉरिटी थी, राज्यसभा में मेजॉरिटी थी, तो एक छोटा सा रिजोल्यूशन जिसमें 55 कानूनों के नाम लिखकर उन्हें रिपील करने का यदि निर्णय लिया गया होता, तो हाँ की जीत के और ना की हार के सिद्धांत के तहत वह सभी संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए नियम कानून विलोपित हो गए होते। आपने आर्टिकल 35A, जो कि असंवैधानिक तरीके से पैदा हुआ, जो कभी पार्लियामेंट में नहीं गया, बिना पार्लियामेंट में जाए मात्र राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के आधार पर हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति ही नहीं दी है कि वह कोई आर्टिकल पैदा कर सके। जब एक आर्टिकल संवैधानिक तरीके से पैदा ही नहीं हुआ, तो आप उसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए था और उससे क्या फायदा होता? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आर्टिकल 35A संविधान में ठीक ढंग से प्रवेश ना करने के कारण इसे शून्य घोषित करना चाहिए था। यदि आप शून्य घोषित करते तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर जो प्रताड़ना आर्टिकल 35A के तहत की गई थी, उसका खामियाजा, उसका हर्जाना, उसका कंपनसेशन मिलने का उन्हें हक मिल जाता। दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि ऐसा नहीं किया गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, आप निश्चित तौर पर यह वीडियो आप तक पहुंचेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अभी भी साहस दिखाइए और सभी ऐसे 55 कानून जो संविधान के मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाए गए हैं, उन्हें शून्य घोषित करिए, उन्हें रिपील करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बहुत सारी चीज ऑफर करने की स्थिति में हूं। मेरे पास एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत भारतवासियों को से बिना टैक्स लिए भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा और भारतवासियों से टैक्स को खत्म करना होगा। मेरा सुझाव है कि पहले वर्ष में 2025 में सभी तरीके के टैक्स
50% कर दिए जाना चाहिए। 2026 में 25%, 2027 में 15%, 2028 में 5% और 2029 में यह देश पूरी तरह से टैक्स मुक्त होना चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे कि यदि मैं देश को टैक्स मुक्त कर दूंगा तो भारत के प्रशासन को चलाने के लिए धन कहां से आएगा? तो मैथिली शरण गुप्त आपसे कहना चाहते हैं, क्राइम फ्री भारत के दो मॉडल, जिसमें क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू मॉडल और पेपर करेंसी मुक्त का ट्रांजैक्शन फीस का मॉडल आपको 20 गुना ज्यादा संसाधन, 20 गुना ज्यादा धन प्रदाय करेगा। लिहाजा आपको भारत सरकार को चलाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतवासियों के टैक्स के धन पर आश्रित नहीं होना होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अब समय आ गया है कि भारतवासियों को अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था जो कि भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उनके मनोबल को तोड़कर हीन भावना पैदा करने के लिए बनाई गई थी, अब उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत भारतवासियों को अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना नहीं जाना होगा। एक बटन दबाने से एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर संबंधित के घर पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा बेहतर एफआईआर विथ करोबरेटरी एविडेंस के साथ रजिस्टर किया जाना संभव होगा। यदि उस वॉलंटियर को किसी बिंदु पर कानूनी सलाह की जरूरत है तो वो अपने ऐप में एक बटन दबाकर कानूनी सलाहकार को जोड़ सकेगा। यदि उसे भाषा की प्रॉब्लम है तो एक बटन दबाकर संबंधित भाषा का इंटरप्रेटर उपलब्ध हो सकेगा। उसके डिवाइस में ही ऐसे, उसके मोबाइल में ही ऐसे डिवाइस फिट किए जा सकेंगे जिससे 3D में घायों और चोटों का मेजरमेंट संभव हो सकेगा। हमें झूठी रिपोर्ट लिखाने वाले, झूठे गवाही देने वाले, झूठी बयान लिखने वाली पुलिस और झूठी वकालत करने वाले वकीलों को जेल में सड़ाने के लिए परजरी के इस ऑफेंस को गंभीर ऑफेंस के रूप में कानूनी रूप देना होगा। 21 टेक्नोलॉजी के साथ हमारी पुलिस उन अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएगी जो आज वो सोचने की भी शक्ति नहीं रखती है। इन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से संग्रहित एविडेंस हैश वैल्यू से लॉक होकर रियल टाइम में पुलिस और कोर्ट के पास पहुंचा दिए जाएंगे। इस प्रकार डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी भी कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएगी। आज हम बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। हमारी जनता को कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता है, कदम कदम पर उसका शोषण होता है, उसे वकीलों को फीस देना होती है, उसे कोर्ट की फीस देना होती है, उसे वकीलों और कोर्ट के जजेस के अपमानजनक
शब्दों को भी सुनना पड़ता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम अधिकतम 30 दिन में न्याय दे सकेंगे। आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहां कोर्ट में मुंशी खुलेआम घूस ले रहा है, वकीलों की आंखों के सामने, जज महोदय की आंखों के सामने ये सब कारगुजारियां हो रही हैं, वहां आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर न्याय कैसे दे पाएंगे? आप 3 महीने में जजमेंट तो दे पाएंगे, लेकिन क्या आप जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? आप उनसे न्याय कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए 3 सरल उपाय करना होंगे। पहले हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को रिपील करना होगा। दूसरा, हमें अपील में के एक प्रावधान की बजाय 2 प्रावधान करना होंगे। अपील अगेंस्ट द जज का प्रावधान करना होगा। जब कोई व्यक्ति एक पिटीशन लगाता है, एक अपील लगाता है अगेंस्ट द जज कि ये साक्ष्य थे जिन्हें जानबूझकर इन जज महोदय के द्वारा नजरअंदाज किया गया है, लिहाजा हम जज महोदय के अगेंस्ट अपील फाइल करते हैं। ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि बेंच के सामने जज महोदय अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो डी पैनल हो जाएंगे। यहां डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जज महोदय को हटाने के लिए हमें पार्लियामेंट में महाअभियोग की प्रोसीडिंग नहीं लाना होगी। संविधान के इन अंशों का संशोधन हमें करना होगा। जहां जज महोदय गलत निर्णय, जानबूझकर दिए गए गलत निर्णय के कारण जज नहीं रहेंगे, वहीं उन्हें खामियाजा के बतौर, हर्जाना के बतौर लाखों रुपए की क्षतिपूर्ति भी देना होगी। लिहाजा जज महोदय अन्याय करने का सोच भी नहीं सकेंगे। क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल में एफआईआर दर्ज कराने वाला शिकायतकर्ता, एफआईआर दर्ज करने वाला वॉलंटियर, गवाही देने वाले, इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, जज महोदय और डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन लॉयर, सभी को सरकार की ओर से, क्राइम फ्री भारत की ओर से रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जाएगी, जो 5,000 से लेकर 1 करोड़ तक विस्तारित हो सकती है। जितना पैसा बांटा जाएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि मजिस्ट्रेट या जज महोदय केवल एक कंपोनेंट पर न्याय देंगे कि आपको कितने साल की सजा हो रही है, कितने साल आपको जेल में बिताना होगा। फाइन कंपोनेंट कैलकुलेटेड होगा। जितनी रेवेन्यू बटेगी उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से कन्विक्शन के साथ ही वसूलने के आदेश प्रसारित होंगे। इस प्रकार भारत सरकार के पास आज की टोटल आय से 10 गुना पैसा आ जाएगा। इसी प्रकार हम पेपर करेंसी को पूर्णतया खत्म कर देंगे और
डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। इससे लगभग 10 गुने से भी ज़्यादा पैसा आएगा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार को 20 गुना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, जो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड R&D नीड के लिए पर्याप्त होगा। हमारे एक तीसरे मॉडल के तहत, राष्ट्रीय संपदा निर्माण मॉडल के तहत, भारत को कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लिहाजा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाले इस अद्भुत मॉडल को स्वीकार करें और देश की जनता को ये विश्वास दिलाएं कि 5 वर्ष में किसी भी भारतवासी को टैक्स नहीं देना होगा। क्राइम फ्री भारत के दूसरे मॉडल के तहत हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे। आज का जो सेविंग अकाउंट है, इसका नाम बदलकर अर्निंग अकाउंट रख दिया जाएगा, क्योंकि पेपर करेंसी होगी नहीं। लिहाजा कोई व्यक्ति कहीं से कुछ भी कमाएगा, वो इस अकाउंट में आएगा। ये सेविंग अकाउंट ना होकर अर्निंग अकाउंट होगा। एक दूसरा अकाउंट, जिसे कल्प वृक्ष अकाउंट कहते हैं, यह एक अद्भुत अकाउंट है जिसमें राष्ट्रीय संपदा निर्माण से हमें धनराशि अस्थायी रूप से लोन के बतौर मिलेगी। और इस कल्प वृक्ष अकाउंट से जब भी किसी भी भारतवासी को 5 मौलिक अधिकारों के लिए उसके यदि अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उनकी पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष अकाउंट से बिना मांगे पैसा भारतवासी के अकाउंट में पहुंच जाएगा और वह भुगतान कर पाएगा। जब वो कमाएगा तो जैसे बिना मांगे कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा मिला, ऐसे ही बिना मांगे कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा वापस, कल्प वृक्ष अकाउंट को वापस पैसा चला जाएगा। और यदि किसी कारण से हमारा देशवासी या कोई भारतीय नहीं कमा पाता है, तो वैसी स्थिति में कल्प वृक्ष अकाउंट एक बटन दबाएगा और सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ उस भारतवासी के घर पर पहुंचेगा। उससे समझेगा कि उसकी शिक्षा क्या है, उसकी हुनर क्या है, वो क्या बनना चाहता है, उसमें क्या पोटेंशियल है, और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति बदल दी जाएगी। लिहाजा एक्सपर्ट मिलकर उस व्यक्ति के कंसल्टेशन में यह तय करेंगे कि इसे किन किन मॉड्यूल्स की शिक्षा की ज़रूरत है, और जो शिक्षा उसे अपने करियर के लिए आवश्यक है, केवल वही शिक्षा दी जाएगी। करियर के अनुसार जो टूल्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और मशीनरी की आवश्यकता है, वह भी मुहैया कराए जाएंगे। उन टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीनरी पर सिद्धहस्त बनाकर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। आपके अकाउंट में पैसा ना होने पर भी कल्प वृक्ष अकाउंट से अस्थायी रूप से पैसा मिल जाएगा और आप सभी भुगतान कर पाएंगे। एक्सीलेंस प्राप्त करने के बावजूद आज की दुष्ट व्यवस्था के तहत आपको बाजार में खड़ा होकर रोजगार मांगना पड़ता है। क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत किसी भी भारतीय को हाथ फैलाकर ना तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, ना किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास, ना किसी व्यापारी के पास, ना किसी आम आदमी के सामने रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना होगा और रोजगार का मौलिक अधिकार होगा।
लिहाजा यदि आपके करियर प्लानिंग के समय आपके ने कोई दिव्य स्वप्न देखा है तो उसके अनुरूप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा। यह दिव्य स्वप्न किसी इंडस्ट्री का हो सकता है, किसी विश्वविद्यालय का हो सकता है, किसी शिक्षा संस्थान का हो सकता है, किसी अस्पताल का हो सकता है, गाय के ब्रीडिंग सेंटर का हो सकता है, सैकड़ों एकड़ों में फैली हुई गौशाला का हो सकता है, पानी के जल को ऊपर लाने के लिए 10 फीट गहरे नहरों का हो सकता है, 4 तरीके के पेड़ों के लिए नर्सरी पैदा करने का हो सकता है, डैम का हो सकता है, रोड का हो सकता है। और इन राष्ट्रीय संपदाओं का अनुमोदन करने के लिए जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय संपदा अधिकरण के पास जाएगा तो वहां बैठे एक्सपर्ट आज के ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे। उन्हें ब्रीफिंग होगी, उन्हें ऐसा चातुर्य और ट्रेनिंग दिया जाएगा कि वो आपके साथ बैठकर आपके प्रोजेक्ट में जो आपने छोटा सोच पाए हैं उसे कैसा बड़ा किया जाए और फिर वो बड़े प्रोजेक्ट को स्वीकृत करेंगे। जैसे ही राष्ट्रीय संपदा का ये प्रस्ताव स्वीकृत होता है उतनी ही भारत विकास निधि डिजिटल मनी ऑटो जनरेट हो जाएगी, वो भी एडवांस में। आज जो हम करेंसी का उपयोग कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको तो ज्ञात होगा ही कि यह कैसे पैदा होती है। भारत सरकार एक बजट बनाती है, टैक्स पैसे पेयर से, पीएसयू से, पब्लिक के लोन, डेट, डिवेंचर से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जितनी लक्ष्य धन की पूर्ति हो जाती है, शेष बचे हुए गैप के लिए पेपर करेंसी छापी जाती है। पहले जितनी पेपर करेंसी छापी जाती थी उसके बराबर गोल्ड, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, वो आरबीआई में जमा कराया जाता था। अब यह व्यवस्था सभी देशों में बंद हो चुकी है। लिहाजा पेपर करेंसी एक घटिया मानक है, जबकि भारत विकास निधि के विरुद्ध कॉन्क्रीट राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है। लिहाजा भारत विकास निधि रुपए की तुलना में एक सुपीरियर कॉन्सेप्ट है। अब आप ये देखेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी कि इस मॉडल के तहत हम 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं: रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार और प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार। इनके लिए राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण होगा और जितनी राष्ट्रीय संपदा अनुमोदित होगी उतनी भारत विकास निधि एडवांस में ऑटो जनरेट हो जाएगी। लिहाजा भारत में राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। हमें वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से धन की आवश्यकता नहीं होगी। रोजगार की गारंटी के तहत हम अपने लोगों को आवश्यक शिक्षा, ट्रेनिंग और हुनर देकर एक ऐसे मैन पावर को पैदा कर पाएंगे जो राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार 2 एलिमेंट्स की पूर्ति हो जाएगी। पहला एलिमेंट है धन का, दूसरा एलिमेंट है वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड मैन पावर का। अब तीसरा एलिमेंट बचता है, वो है भूमि का। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमने अंग्रेजों से भूमि अधिग्रहण अधिनियम सीखा है, जो कि एक दुष्ट अधिनियम है, जिसमें हम अपने देशवासियों की भूमि को हड़प लेते हैं
औने पौने दामों में और उसे कैपिटलिस्ट को दे देते हैं, जिसमें कैपिटलिस्ट खूब धन कमाते हैं। क्राइम फ्री भारत मॉडल के तहत लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म कर दिया जाएगा। इसकी जगह एक ऑनर्स लैंड ऑनर्स क्लब कॉन्सेप्ट लाया जाएगा और जो भूमि मालिक और सभी भूमि मालिक चाहेंगे कि उनकी भूमि किसी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में चली जाए, तो जो राष्ट्रीय संपदा कमाएगी वही उतना प्रोपोर्शनेट लाभ जो है लैंड ऑनर क्लब के हर सदस्य को मिलेगा। इसका मतलब है आज जो भूमि वाला भूमि मालिक कमा पा रहा है वो भूमि का मालिक बना रहेगा और उससे 100 गुना और 1000 गुना अधिक कमा पाएगा। इस प्रकार क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत धन की, ट्रेंड मैन पावर की और भूमि की व्यवस्था कर ली गई है। अब बाकी चीजें इस धन से खरीदी जा सकती हैं और हम भारत के विकास की कोई सीमा नहीं होगी। आपने जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का स्वप्न देखा है, आप सहमत होंगे कि 500 और 5000 ट्रिलियन इकोनॉमी भी संभव होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपके नेताओं को, आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा। आपको केवल एक राष्ट्रीय अधिकरण, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों का गठन करना होगा। इसके लिए इसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए 26 टास्क फोर्स होंगे। इन टास्क फोर्स में ऐसे चुनिंदा लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, ऐसे हीरो को खोजा जाकर उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। क्राइम फ्री भारत मिशन ने 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए आवश्यक मॉडल और टेक्नोलॉजी बना ली है। यह किसी पर थोपी नहीं जाएगी। इसको परिष्कृत करने का, इसको रिफाइन करने के 3 लेवल होंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको उन मॉडल्स के बारे में भी, लेबल्स के बारे में भी समझाना चाहूँगा। तो ये मॉडल्स और टेक्नोलॉजी इन टास्क फोर्स को हैंडओवर की जाएगी और टास्क फोर्स के लोग, चूंकि उन्हें जमीनी अनुभव है, उसके आधार पर वो 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे, जिसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जिसे मीडिया और आम आदमी भी सुनेगा। टास्क फोर्स के सुझाव के आधार पर पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। इसके बाद रिफाइंड मॉडल सो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास भेजा जाएगा और सभी चैनल्स पर उस पर लाइव चर्चा होगी, जिसमें पत्रकार और पब्लिक और बाकी लोग भी हिस्सेदारी निभा सकेंगे। इस 15 दिन की चर्चा में जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे इस मॉडल और टेक्नोलॉजी का सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। इसके बाद 45 दिन तक सभी चैनल्स पर पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा। पब्लिक काफी बुद्धिमान है, वह अपने हित को समझ सकती है, कम से कम शंका और कुशंकाएं तो जाहिर कर ही सकती है, कुछ सुझाव भी दे सकती है।